हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे चैप्टर नंबर 14 यानी कि पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ इस न्यूमेरिकल का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 14 तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लाइव सॉल्व तो करवा ही रहे हैं। और आज का वीडियो बनाने का मेन कारण ये है कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, आप तक पहले पहुंच सके और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले रहे उसको आप एक बार क्या कीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। जैसे आज हम चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करवाने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आप फार्मूला पता है, चैप्टर पढ़ाया जा चुका, सारी चीजें पता है, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, यहां हम लाइव सॉल्व करवाएंगे। फिर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहां कर रहे थे, और यही मिस्टेक जब आपको पता चल जाएगा हो गलती हमसे यहां हो रही थी, फिर ये चीज आपके दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, और ये गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 तक लगभग जो है न्यूमेरिकल करवा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद के चैप्टर से बाकी चैप्टर नंबर 4 तक जो है ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। ठीक है, फिर भी चलिए देख लीजिए। यहां बात करेंगे पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, हो गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हो चुके हैं उसको हम सीधे स्किप कर रहे हैं, उसको पढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बाकी है। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में देखो क्या चीज है। इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के पास समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। कैसे है? घूमने के लिए स्वतंत्र है। कहां पर? चुंबकीय यामोत्तर के समांतर ऊर्ध्वाधर तल में। ठीक है, इसकी उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 अंश का कोण बना रही है। तो क्षैतिज से जितने भी अंश का कोण पर चुंबकीय सुई झुकती है उसे क्या बोलते हैं? नति कोण या नमन कोण। तो नति कोण या नमन कोण का मान ये दिया हुआ है, कोण पर नीचे झुका हुआ है। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान, क्षैतिज यानी कि BH इक्वल टू आपको दे दिया है कितना? 0.35 गॉस दे रखा। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी यहां पे आपको BE का मान ज्ञात करना है। किसका मान? VE का। और VE इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला BE इक्वल टू होता है, यहीं पे आपको पता है कि BH इक्वल टू क्या होता है? BE cos थीटा। तो यहां से BE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BH अपान cos थीटा। BH का मान ये दिया हुआ है, थीटा का मान ये दिया हुआ। ठीक है, आप मैथ की बुक उठा लीजिए या फिजिक्स के बुक में आगे ही ये cos 22 ये सारे मान आपको दिए रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर नहीं तो बुक उठाइएगा, यहाँ पे हालांकि टाइप नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है आपको cos 22 अंश का मान दिया हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें जो है एंगल के अलावा 30, 60, 90, 30, 45, 60, 90, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट एंगल देता है, ठीक है, जैसे 18, 22, 56 ये सब, ठीक है, तो इसका हो सकता है आपको निकालना पड़े। लेकिन अगर 37 दिया, 35 दिया, ठीक है, 42 दिया, 40 दिया, इन सब का मान जो है यहां ब्रैकेट में ऐसे दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस, ठीक है, तथा नति कोण का मान 45 अंश। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता यानी कि यहां भी आपको BE का मान फाइंड करना है। हो जाएगा क्वेश्चन, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर एक टेलीफोन केबल में 4 लंबे सीधे क्षैतिज तार हैं
जिनमें से प्रत्येक में 1.0 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.39 गॉस एवं नति कोण का मान 35 अंश है। दिक्पात का कोण लगभग शून्य है। केबल से 4 सेंटीमीटर नीचे 4 और 4 सेंटीमीटर ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें हर हाल में करवाना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझाना भी पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे इसको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। बाकी जिसको ट्राई करना होगा, ठीक है, वो ट्राई कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसको हमें समझाना पड़ेगा और हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको रियलाइज कराना पड़ेगा, काफ़ी कुछ आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा भी अगर जिस तरीके से हम बताएंगे फोकस करोगे तुरंत इमेजिन कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ हम आपको इमेजिन करवाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आज क्या है, आज आपको पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक, तो चैप्टर नंबर 1 से 14 तक एक साथ सारा न्यूमेरिकल बता पाना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले वो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो आप सबको हम प्रोवाइड कर देते हैं PDF फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उसको हम सॉल्व करवाते रहेंगे एक एक चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः दिए हैं। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का मान दे दिया है, ठीक है। तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE = क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट क्षैतिज घटक का स्क्वायर BH² प्लस VV²। इसी में वैल्यू रख दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस के बराबर है, यानी कि क्षैतिज घटक भी बराबर है, ऊर्ध्वाधर घटक भी बराबर है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के संपूर्ण तीव्रता का मान इसी में अंडर रूट 2 से गुणा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे आपको दे ही दिया BH = VV = 0.5 गॉस। तो BE = क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट BH² प्लस VV²। अब दोनों बराबर है तो जुड़ जाएगा 2 अंडर रूट BH², ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो BH आपका निकल गया बाहर और नीचे बचा अंडर रूट 2, BH का मान रख दो, सीधे सीधे आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 का ये पहला क्वेश्चन, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं, ठीक है। 0.20 वेबर बटे मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, यानी कि डेल्टा I = कितना दे रखा है, डेल्टा I = दे रखा है कहाँ भाई, सेकंड में घटकर शून्य हो जाए। अच्छा डेल्टा I नहीं, डेल्टा T का मान दिया है 0.1 0.2, ठीक है, हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का भी मान आपको बताना है, ठीक है। बात समझ में आई। प्रेरित धारा का मान सबसे पहले तो आपको निकालना प्रेरित विद्युत वाहक बल। E = क्या फार्मूला होता है, -N d∅dt, ठीक है, -N d∅dt, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। E = इसी फार्मूले से आप क्या करेंगे, सबसे पहले E का मान निकालेंगे, किसका मान, और phi = क्या होता है, phi = होता है BA cos θ, क्या होता है, BA cos θ। तो A का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है, तो phi का मान आप आराम से निकाल सकते हो d∅dt, ठीक है। घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटकर शून्य हो जाता है।
यानी कि डी फाई बाई डी टी इजकल टू शून्य हो जा रहा है, तो शून्य माइनस, ठीक है, ये 0.20, तो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा आपको, 0 पॉइंट माइनस में 20, यही आएगा। और यहाँ का माइनस है तो वो माइनस ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, बात समझ में आई। और फेरों की संख्या से यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो विद्युत वाहक बल निकल गया तो प्रेरित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, E बाई आर। आर का मान आपको दे रखा है 4 ओम, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रमशः एम्पियर व सेकंड है, एम्पियर व सेकंड है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट का है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व, यानी कि L इजकल टू क्या होता है, माइनस ई, ठीक है, माइनस ई डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई नहीं डी आई बाई डी टी, ठीक है, डी आई बाई डी टी, ये चीज होता है, ठीक। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको दे ही रखा है। यहां पे देखो I का मान दिया है, तो ये I इजकल टू दिया है, तो यहां से आप क्या करिए, ये I बराबर क्या है, 5 + 16t, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी आई बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का 0, इसका हो जाएगा 16, तो डी आई बाई डी टी का मान कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व हो जाएगा, बोलो, अब तो कोई समस्या नहीं है ना। फिर कह रहा है प्रेरक में t बराबर 1 में सेकंड में संचित ऊर्जा U का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। जहां जहां t है वहां पे t की जगह 1 सेकंड रख देना, सीधे वो भी आंसर आपके सामने, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है, यानी कि डेल्टा किसका मान दिया है, किसका मान दिया भाई, डी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, यानी कि आपको डी फाई बाई डी टी चाहिए, लेकिन यहां आपको डी फाई बाई डी टी नहीं मिला है, क्या मिला है, बी, डेल्टा बी का मान मिला है। तो यानी कि डेल्टा बी अगर आपको दे दिया है तो देखो फाई बराबर क्या रख दोगे, वी ए, ठीक है। अब आसानी से आप यहां से निकाल सकते हो क्योंकि डेल्टा बी का मान आपको दे रखा है, ठीक है। घटकर शून्य हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, E इजकल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी एन डी वी ए बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एन डी बी बाई डी टी, ठीक है, ए, बात समझ में आई। अब डी बी बाई डी टी का मान यही है, डी बी बाई डी टी का मान ये दिया हुआ, यही मान उठा के यहां रख दो, आगे कैलकुलेट कर लो आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एक अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा देनी है। दो समाच्य पर्णलिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समाच्य का मतलब होता है एक ही अक्ष पर स्थित, यानी इस प्रकार की कोई धारावाही पर्णलिका है, ये पर्णलिका है, ठीक है, और इसी के अंदर आपकी दूसरी पर्णलिका है, ठीक है, इस पे भी फेरे लपेटे हुए हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था ये एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग में हमने इसको आपको बताया था, एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और होमवर्क में भी आपको ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु के क्रोड वाली एक पर्णलिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा कुल फेरे 500 हैं, 25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को 10⁻³ सेकंड के अल्पकाल में अचानक बंद कर दिया जाता है, यानी धारा का मान क्या किया जाता है, सडनली 0 कर दिया जाता है, ठीक है। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, यानी कि जो यहां पे आपको समय अंतराल दिया है, यानी कि
डेल्टा टी का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ, 10⁻³ सेकेंड। अचानक धारा क्या हो जा रही है, बंद कर दी जा रही है, ठीक है। यानी कि जो धारा है di/dt वो यहां आपको दिया है 25 एम्पियर, ठीक है। बात समझ में आई। अब अगर 25 एम्पियर धारा di/dt का मान दे रखा है आपको, तो परनलिका के सिरे के बीच चुंबकीय जो विद्युत वाहक बल है -N/d, ठीक है। जो भी फार्मूला होता है वो अप्लाई करो और आंसर जो है आपके सामने, ठीक है, -L/di/dt, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन है जो करवा चुके हैं और देख लीजिए, ये भी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जो हम PDF भिजवा देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात की हुई है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याएं दे रखी हैं, इतना इतना सप्लाई भी दे रखा है, इतना इतना वोल्टेज। ये द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताओ। यहाँ पे धारा का मान बताना। यहाँ पे जो चीज गिवन है, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो हमने क्या बताया था, पहली कुंडली का विद्युत वाहक बल, पहली कुंडली का विद्युत वाहक बल बटे दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल इक्वल टू पहली कुंडली में फेरों की संख्या बटे दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। ये चीज आपको बताया गया था, ठीक है, ठीक बात। वहीं पे आगे कह रहा, यहां पे देखो पहले में फेरों की संख्या NP का मान कितना दे रखा है, 1100, ठीक है, और NS का मान कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। प्राथमिक कुंडली की सप्लाई कितनी है, 220 वोल्टेज, ठीक है। तो दूसरी कुंडली से कितना आउटपुट मिल रहा, हम पहले वो निकाल लेते हैं। ES यहां से निकल जाएगा आसानी से, और EP इक्वल टू आपको दे रखा, EP इक्वल टू दे रखा 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये देखो 3 मान दिया, एक नहीं दिया, तो एक आसानी से यहां से निकल जाएगा। अब आगे आपसे पूछ रहा है यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम हो, यानी इसके इक्वल टू यही दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल होगा, और ये यानी कि ES इक्वल टू हो जाएगा IRS, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES/RS। ES का मान जो यहां से आप कैलकुलेट करोगे वो, और RS का मान ये है, ठीक है। इसी में रख दोगे, दूसरी कुंडली में बहने वाली धारा आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की ये क्वेश्चन है। यहां पे क्या करना है, मैक्सिमम चीजें क्या करनी है, जो हमारा ये विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है इससे कंपेयर करके निकालनी है। विद्युत क्षेत्र के समीकरण का जो फार्मूला होता है, अभी ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर ये जो इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन वहां पे क्या होता है, ये चीज हम क्लियर कर देंगे। फिर आसानी से आप कंपेयर करके इन सब का मान निकाल लोगे। ये बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समीकरण पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो ये चैप्टर एक दिन जो है हम इसको मैराथन क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। अब मैराथन क्लास लेने में दिक्कत नहीं है, पहले कैमरा बैटरी से चलता था, लेकिन अब जो है उसका चार्जर भी मंगवा लिया गया है, तो वो डायरेक्ट अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो इस चैप्टर की ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप, इसका सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीधे पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। देखिए चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध यह स्थापित कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, एक किसी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अदृश्य
किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी शायद नहीं पढ़ना है, ठीक है, या देख लो, अगर पढ़ना होगा तो ये क्वेश्चन करवा लेंगे, कंफर्म कर देना, हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो ये क्वेश्चन करवा देंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए। देखिए यहां पे आपको प्रूफ करना है क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या चीज है, अभी मैंने कल ही के वीडियो में बताया था क्रांतिक कोण क्या चीज है, और यही क्वेश्चन जो है वहां पे भी मैंने आपको प्रूफ करवाया था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो जो है एक पानी की टैंक वाला ज्यादातर पूछता है। एक पानी की टैंक की तली पे जो है पानी की टैंक की गहराई इतनी है, नीचे एक बल्ब रखा है, तो ऊपर कितना क्षेत्र जो है प्रकाशित होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन वो यहां से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर लगेगा। चलिए अगला देखिए। 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वस्तु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है। इससे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बदल जाएगी, लेकिन फोकस दूरी बदल के कम होगी कि ज्यादा होगी, ये चीज आपको बताना है, ठीक। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत इसको रखकर सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला देखिए। एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाता है और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, ठीक है। तो यानी कोई लेंस है जो इतने अपवर्तनांक में के कांच से बना हुआ है, तो इसकी 2 चीजें, एक तो अपवर्तनांक ये जो दिया हुआ है ये एयर का ही है, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी फोकस दूरी, ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होगी वो आपको निकालनी है, क्षमता P यानी कि P1। उसके बाद जब लेंस को इसमें इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बदल जाएगी। जब इसकी फोकस दूरी बदल जाएगी, सबसे पहले तो क्या त्रिज्या दिया है, और यहां से देखो ये फार्मूला 1/f = क्या होता है, n -1 × 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले से आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम करिएगा क्या, या सेम है तो 1/f = क्या हो जाएगा, n - 1 / r। ये आपका फार्मूला बनेगा, यहां से जो है P1 निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसी फार्मूले में n की जगह ये चीज रखोगे तो आपका P2 निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आसानी से अनुपात बता देना। नेक्स्ट अगला देखो, चैप्टर नंबर 10। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, 600 एंगस्ट्रॉम। देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछा हुआ है और उसके साथ साथ उसमें एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए पूरे के पूरे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरी, इसमें एक भी नंबर इधर उधर की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, एंग का द्विक रेखा छेद यानी कि द्विझिर्री के प्रयोग में पूछ लिया है। इसमें भी देखो एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो ये भी करवाया हुआ, मतलब एंग का प्रयोग हमने आपको करवाया ही है, तो उसी में जो फार्मूला है उसी फार्मूले में ये सारी वैल्यू रखोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो बाकी न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करवाएंगे ही चैप्टर वाइज। अभी चैप्टर नंबर 4 तक हमने करवाया है, फिर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन है यंग के प्रयोग का ही। यंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है और यंग के प्रयोग से क्वेश्चन भी यानी कि न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फिर यंग का प्रयोग। तो जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम यंग के प्रयोग से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चैप्टर नंबर 10 में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके यंग के प्रयोग से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, चैप्टर नंबर 11। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये तो डेरिवेशन है, आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है। हाँ, कमरे के ताप पर और 1 atm दाब पर
हीलियम परमाणु से जुड़े प्रारूपी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इन परिस्थितियों में इनकी तुलना दो परमाणुओं के बीच औसत दूरी से कीजिए। दो परमाणुओं के बीच औसत दूरी क्या होती है, उससे इसकी क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए। नेक्स्ट 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। इस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से अनुपात 1.813 × 10⁻⁴ है। कण के द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। यहां पे आपको कण का द्रव्यमान पूछा है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 यानी कि परमाणु। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट और डिस्कशन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको डाउट नट का एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा 8400400400, ठीक। ये डाउट नट का एक व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर को अपने अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और इसका काम ये है कि अगर आप घर पर बैठकर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उसमें आपका कोई डाउट, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ रहा, तो जाहिर सी बात है प्रिपरेशन करना ही, यानी कि खुद से जो है पढ़ना स्टार्ट कर ही दिए होगे। और खुद से जब पढ़ना स्टार्ट किए होगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत जगहों पर आपको समस्या आ रही होगी, तो उन सभी को इंस्टेंट यानी कि ऑन द स्पॉट किससे पूछें, तो उसके लिए आप ये नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। इसमें करना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, उसकी फोटो खींचना, उसको अच्छे से क्रॉप करना। क्रॉप करने के बाद इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। जैसे ही इस दिए गए व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे तो विद इन 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड के अंदर आपको तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा और आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो सुविधा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, साथ साथ IIT, JEE मेन, एडवांस और नीट के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए भी है। CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ठीक है, बिहार, MP, राजस्थान, ठीक है, सभी बोर्डों के लिए ये सुविधा अवेलेबल है। ओके, तो अगर अभी तक ये नंबर आप सेव नहीं किए हो तो सेव कर लीजिए और इसका जो है आप भरपूर लाभ उठाइए। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 12 यानी कि परमाणु। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु से ये कुछ क्वेश्चन है। बोर के मॉडल, बोर के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलंबवत क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है तो क्वांटम संख्या आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमें ही करवाना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको ही सॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। फिर भी ट्राई कीजिएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हम तो करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। लाइमन बामन ये आपको दे रखा है, यानी क्या फार्मूला होता है, 1/λ = R 1/n1² - 1/n2², ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए n1, लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होता है, 1 होता है, और n2 का मान होता है 2, 3, 4, 5 लेके इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रख के मिनिमम और मैक्सिमम, पहले आप n2 बराबर क्या रखोगे, एक बार 2 रखोगे और एक बार n2 बराबर क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे, ठीक है। तो मिनिमम और अधिकतम ये दोनों तरंगदैर्ध्य आप फाइंड करोगे, ठीक है। और जिसको मिनिमम और अधिकतम पता होगा सीधे वैल्यू रख के, सीधे बिना कैलकुलेशन के सीधे आंसर लिख देना, ठीक है। वैल्यू रख के सीधे बिना कैलकुलेशन के आंसर भी आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का
फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। यानी कि लाइमन श्रेणी के लिए आप लाइमन श्रेणी के लिए n2 बराबर क्या करना, दूसरी रेखा की बात कर रहा था, n2 बराबर 3 रखोगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, बामन श्रेणी के लाइमन बामन, तो इसके लिए n2 बराबर क्या रखोगे, 4 रखोगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि लाइमन श्रेणी के लिए जो स्टार्ट होता है, जो n1 का मान होता है वो 1 होता है, n2 का मान स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 रखोगे तो पहली श्रेणी मिल जाएगी, 3 रखोगे तब दूसरी। और यहाँ अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे n1 इक्वल टू होता है आपका, n1 इक्वल टू होता है 2, ठीक है। और n2 जो आपका शुरू होता है वो 3 से, 3 रखोगे तो पहली श्रेणी मिलेगी, 4 रखोगे तो दूसरी श्रेणी मिलेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हाइड्रोजन किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा दे रखी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग P निकालना है, तो कोणीय संवेग P इक्वल टू क्या होता है, mb होता है। बस समझ में आई? जहां वो B यहाँ पे बोल्ट वाला नहीं है, वो B यहाँ बोल्ट नहीं है, तो वहां से क्या आपको ऊर्जा दे रखा है, यानी कि हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू EV। तो यहां से आप क्या करिए, V का मान निकाल लीजिए। किसका मान? V का मान निकाल लीजिए। या यहां से देखिए, तो mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV 2EV, तो mv। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो √2 EV/m। उसके बाद हमें चाहिए संवेग P इक्वल टू mb, तो m से कर दो गुणा, ये तो हो गया b से, तो mb इक्वल टू, तो m से इधर भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा √2 EVm। ठीक है, इसी में वैल्यू रख लीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया संवेग। ठीक है, चलिए अगला, हाइड्रोजन किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की, अच्छा यही था क्वेश्चन, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य इतनी है, ज्ञात कीजिए। रेडबर्ग कांस्टेंट, वो यहाँ पे आपको r का मान निकालना है। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, ये देखो दूसरी रेखा के लिए दे दिया है, प्रथम रेखा के लिए निकालना है, और रेडबर्ग कांस्टेंट का भी मान निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई? हो जाएगा, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13। ये रहा चैप्टर नंबर 13 के। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर दिखाना है, और दी गई प्रक्रिया में इसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? प्रतिन्यूक्लियन, देखो बंधन ऊर्जा निकालनी है। मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर सन्निकटतम मान पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम आपको बता देंगे। यदि नाभिक इतना फर्मी हो तो नाभिक की त्रिज्या, हाँ ये देखो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नाभिक की त्रिज्या आपको निकालनी है। अगला है नाभिकीय संलयन में इतने इतने, तो यहाँ पे ऊर्जा की गणना करनी है, यहाँ पे आपको ऊर्जा फाइंड करनी है। तो ये रहे क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। और दूसरी बात, जितने भी चीज़ें आपको हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्या है, तो अब सबका प्लेलिस्ट जो है तैयार करवा दिए हैं हम। ठीक है, सभी का प्लेलिस्ट जो है YouTube पे हम तैयार करवा दिए हैं। इसमें एक और चीज़, फिजिक्स की जो तैयारी है 30 दिन में, ठीक है, इसकी 2 प्लेलिस्ट है, एक ओल्ड प्लेलिस्ट, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 30 वीडियो है, कितने हैं? 30 वीडियो हैं। ठीक है, तो इसे भी आप देख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो रिसेंट की प्लेलिस्ट है, ठीक है, एक है न्यू प्लेलिस्ट, ये जो प्लेलिस्ट है 30 वीडियो की, ये ग्रीन बोर्ड पर है क्वेश्चन। ठीक है, ग्रीन बोर्ड विथ चाक है, बात समझ में आई? ये स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो नहीं है। ठीक है, उस टाइम स्मार्ट बोर्ड नहीं था। और ये जो न्यू प्लेलिस्ट है, ये सब स्मार्ट बोर्ड की प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये सारी के सारे स्मार्ट बोर्ड की प्लेलिस्ट है। लेकिन जिसे अपने फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं कम करना है, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 पाना है, तो वो ओल्ड और न्यू दोनों प्लेलिस्ट आप
देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों प्लेलिस्ट देखिएगा। और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जा रही है, ठीक है, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्लेलिस्ट, ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट इसी न्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसी न्यू प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।